हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, मस्त हैं। आरआरबी ग्रुप डी के आज शिफ्ट वाइज पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर आज से शुरू हो चुके हैं, आगाज हो चुका है ना? तो मजा आ जाएगा। आज 2022 में जो पेपर सॉल्व हुआ था 17 अगस्त 2022 को, पहली शिफ्ट का, मैं उसका सॉल्यूशन करा रहा हूं, बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन करा रहा हूं। तो एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार सभी लोग तैयार हैं धुआं धुआं मचाने के लिए? स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। तैयार हो आगाज करने के लिए? तो 17 अगस्त 2022 का शिफ्ट वन, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो कराऊंगा, दो चार क्वेश्चन और फालतू कराऊंगा। तो पूरी क्लास तैयार हो जाओ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और बड़े दिमाग से करना, और हर क्वेश्चन आपको समय दूंगा हर क्वेश्चन को करने के लिए। और ये भी चेक करना कि मेरे पे कितने क्वेश्चन आते हैं, और ऐसा भी लगेगा ये तो आता था, ये हुआ ही नहीं। तो जल्दी से पहले क्वेश्चन को उड़ा दो पूरी क्लास। सभी साथी पहले क्वेश्चन को उड़ा देंगे, हमें पूरा पूरा भरोसा है सभी पर। हा। जय हो, जय हो साथियों, मौज कर दोगे मौज। देखो 27 में 3 का भाग लगा, सीधा सीधा 9 आ रहा है। 9 तिया 27 होता है, 3 नाम 27 होता है। अगर मैं किसी संख्या का जीरो से गुणा करूंगा जीरो ही आएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो जीरो ही बनेगा, ये तो जीरो ही बनेगा, ये तो जीरो ही बनेगा। 27 का जीरो से गुणा करूंगा जीरो ही बनेगा, और बाद में प्लस 1 है ही। तो 9 में 1 जोड़ दो तो 10 इज द राइट आंसर। तो आपका जो उत्तर होगा वो 10 होगा। सीधा सीधा दिख गया, आपका जो सीधा सीधा उत्तर होगा वो 10 होगा। दूसरा ध्यान रखना, निकटतम अप्रोक्सीमेशन, लगभग अप्रोक्सीमेशन लगाना है। और ये अप्रोक्सीमेशन कैसे लगता है वो मैं बताऊंगा। अगर आप पूरा पूरा सॉल्व करोगे टाइम लग जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर आप पूरा पूरा सॉल्व करोगे तो टाइम लग जाएगा। अप्रोक्सीमेशन कैसे सॉल्व होगा ये मैं अभी आपको बताऊंगा। करके बताओ पहले, पूरी क्लास लगा दो दम। आरआरबी ग्रुप डी का कैसा भी पेपर आए, 58,000 वैकेंसी है, सिलेक्शन लेकर आएंगे इस बार, कैसे भी किसी भी कीमत पर। 58,000 में तो हो जाना चाहिए। लगा दो दम सभी साथी, वाह। देखो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, भाई चालाकी भरा गेम खेलना है। अब आप 25.19 का 3 से गुणा करोगे तो महंगा पड़ेगा, इसको 25 ही मान लो। 25 का 3 से गुणा करो 75, 75 और 4 79, 79 में लगभग 1 है, ये 1 है। 79 में 1 गया 78। तो देखो कितने आसान तरीके से निकल गया 78। लगभग मान पूछा है तो लगभग मान के ही करो ना। लगभग पूछा है तो लगभग मान के करेंगे, क्यों भाई? सही बोल रहा हूं ना? लगभग मान, लगभग मान पूछा है तो लगभग मान के ही करेंगे ना, क्यों ज्यादा दिमाग लगाऊं। 25 दिया 75, 75 और 4, इसको 4 मान लो, 79 हो गया। 79 में से 1 गया तो 78, लगभग मान 78 हो जाएगा। चलो तीसरा क्वेश्चन, 17 अगस्त का पेपर है, तारीख भी लिख दी, 17 अगस्त 2022 का पेपर है, मिलान कर लेना। 17 अगस्त 2022 का पेपर। अब देखो इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होता है, समानुपात का तो ये नियम है। समानुपात का क्या नियम होता है कि इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर। जल्दी से आंसर बताओ पूरी क्लास। एक 117। अभी तक किसी के तीनों के तीनों क्वेश्चन सही किसके हुए हैं? तीनों के तीनों। आज अपना स्कोर बताना जाते वक्त। हा 117, मौज कर दी तुमने, मौज कर रहे हो। तो 6x बराबर 18 गुणा 39, तो 6x बराबर 18 गुणा 39,
तो 6x बराबर 18 गुना 39, 6 से 18 को काटो 3 बार, 39 दिया 117, तो भैया चौथा समानुपात हो गया 117। इसमें क्लियर हो गया। चलिए, अच्छा एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2s1h2 अपॉन s1 प्लस h2। ये औसत चाल का फॉर्मूला होता है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है ये, औसत चाल का फॉर्मूला। अब इसमें बुद्धि लगाओ कि क्या चीज दे रखी है और क्या चीज पूछी है। दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल, औसत चाल दे रखा है। जाते समय वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय करता है, तो लौटते समय उसकी चाल ज्ञात करें। जाते समय तो उसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटे जाते समय, आते समय चाल बतानी है। जाते समय तो 20 है, आते समय बतानी है। जाते समय 20 है, आते समय बतानी है। देखो दोनों तरफा गौरव की औसत चाल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटे औसत चाल। अच्छा जाते समय कितनी है उसकी चाल, जाते समय कितनी है बाबू 20, तो आते समय उसकी चाल बतानी है, ए मान लो 20 प्लस ए, 20 प्लस ए। गड़बड़ घोटाला कर रहे हो तुम लोग। अब मैं 4 से काटूंगा, 5 से काटूंगा, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 20 तिया 60 प्लस 3a, 4 दूनी 8a, 8a में से 3a गया तो 5a, 5a बराबर 60। तो देखो 4 दूनी 8a बनाना, 8a में से 3a को घटाऊंगा तो 5a बनेगा, तो 5a की वैल्यू 60। 8a में से 3a को घटाऊंगा तो 5a, 5a की वैल्यू कितनी है 60, और 60 में 5 का भाग लगा दो, आते समय उसकी चाल आ जाएगी 12। तुम 15 आंसर दे रहे हो घोंचुओ, जल्दी से आंसर बताओ इसका आंसर क्या होगा। तुमने फॉर्मूला सही नहीं लगाया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एक और दे दिया चलो मैंने, ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। मुझे पता था गलत करोगे, इसलिए मैंने एक और ला दिया तुम्हारे सामने, एक और ला दिया, तो जल्दी से करके बताओ। एक और ला दिया तो जल्दी से करके बताओ, पूरी क्लास धुआंधार तरीके से फोड़ देना, मजा आ जाए। दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटे है। जाते समय वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। आते समय उसकी चाल कितनी होगी, आते समय उसकी चाल कितनी होगी, पूरी क्लास बताना, आते समय चाल कितनी होगी। आते समय बताओ। शुभांशु सर फॉर्मूला याद नहीं, अब तो हो गया ना। दो तरफा यात्रा के दौरान उसकी चाल कितनी है बाबू, 48 लिख दो। जाते समय कितनी है बाबू, जाते समय कितनी है बाबू 40, एक ऑप्शन 60 है ये। जाते समय कितनी है बाबू 40, आते समय बतानी है, आते समय 40 प्लस ए, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 2 से 6 को काटो 3 बार, 3 का गुणा करो, 3 का 40 से गुणा करो 120 प्लस 3a बराबर 5a, 5a में से 3a गया तो 2a, तो 2a बराबर 120। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ओ हो, आते समय उसकी चाल आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। मजा आ गया भाई। और भैया एक चीज पूछता हूं, चलो 144 का रूट बता दो। है इतना छोटा क्वेश्चन पूछे हो, चलो 144 का रूट तो बता दिया 12। अब मैं कह रहा हूं 1.44 है, अब इसका रूट बताओ। अब रूट के अंदर पॉइंटों का एक अलग गेम है, मजा आ जाएगा, पूरे बात ध्यान से सुनना। रूट के अंदर पॉइंटों का एक अलग गेम है, रूट के अंदर पॉइंटों का एक अलग गेम है। पॉइंट के बाद दो नंबर है, तो दो का एक पेयर बनता है, एक पेयर बना तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दू। तो जैसे मैं लिखूं 0.0144, तो 144 का रूट होता है बाबू 12, एक संख्या के बाद पॉइंट, दो संख्या के बाद पॉइंट, तो दो संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया, तो पॉइंट 12 आ गया।
जैसे मैं बोलूं 0.0000000 अब बताओ 144 का रूट है 12, एक संख्या, दो संख्या, तीन पेयर, चार पेयर, पांच पेयर, तो 1 2 3 4 5, पांच संख्याओं के बाद पॉइंट लगा दिया, गेम खत्म, क्वेश्चन हजम। अब इस क्वेश्चन में पूरा 1 मिनट दूंगा मेरे साथियों को। 1 मिनट का मतलब अच्छा क्वेश्चन है, 1 मिनट का मतलब अच्छा क्वेश्चन है। उड़ा देना इसको, इस क्वेश्चन की कोई औकात नहीं होनी चाहिए अपन लोगों के सामने। पहले सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, छोटा वाला ब्रैकेट, बोर्ड मास के नियम को फॉलो करना। तो सबसे पहले ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, सबसे पहले ये छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, सीधी सी बात है, ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा सबसे पहले। सबसे पहले ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा साथियों, ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा सबसे पहले। और हमें तो पता है कैसे सॉल्व होगा पूरा पूरा। 0.144 का रूट कितना होता है बाबू? 12, एक और दो, दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगा दो, .12, .12 और पॉइंट, देखो .4 में .5 का भाग लगाना है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 अट्ठे 40, .8 आ जाएगा, .8, .4 में .5 का भाग लगाऊंगा, .8 में .12 को जोड़ा तो .92, तो ये वैल्यू आ जाएगी .92, 0.92, ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। चलो ये वैल्यू है 0.9, 81 का रूट होता है 9, एक पेयर बना तो 0.9, 0.90 लिख दो, 0.90 में से 0.92 को घटाऊंगा तो 0.02 बनेगा, वो भी माइनस का। और 0.60 में से 0.02 को घटाओ, 0.60 में से 0.02 को घटाना है तो 0.58 बचेगा, तो 0.58 इज द राइट आंसर, जिसका भी सी है बिल्कुल राइट आंसर है। सुनो, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1,00,000 सेंटीमीटर, 1,00,000 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/1,00,000 किलोमीटर। अगर मुझे सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे नीचे 1,00,000 का भाग देना पड़ेगा, 1,00,000 का भाग देना पड़ेगा, 1,00,000 का भाग देना पड़ेगा, 1,00,000 का भाग देना पड़ेगा। पूरी बात ध्यान से सुन लो, 3 सेंटीमीटर बराबर कितने लाख, कितने किलोमीटर? 1,00,000 का भाग दे दो, मतलब 1 2 3 4 5, 1,00,000 में 5 जीरो होती हैं, 5 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4 5, तो 3 सेंटीमीटर बराबर इतना किलोमीटर, तो 4 सेंटीमीटर बराबर 1 2 3 4 5, 0.0004 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर बराबर 0.00005 किलोमीटर, 11 सेंटीमीटर बराबर 0.00011 किलोमीटर, 5 संख्या बाद पॉइंट आना चाहिए, 1 2 3 4 5। अब बताओ 23 सेंटीमीटर बराबर कितने किलोमीटर? दिमाग में एक बात घुसेड़ लेना, दिमाग में एक बात सेट कर लेना, 5 संख्याओं के बाद पॉइंट आएगा, 5 संख्याओं के बाद पॉइंट। जल्दी से इस क्वेश्चन को फोड़ के बताओ, 23 सेंटीमीटर बराबर कितना? 23 सेंटीमीटर बराबर कितना? ओ हो 1 2 3 4 5, ओ हो किलोमीटर। चलिए 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो, 30 सेकंड बहुत हैं। जल्दी से बताओ, मजा आ गया भाई, जल्दी से बताओ, पूरी क्लास उड़ा देना, दम लगा दो। 5 संख्याओं के बाद पॉइंट, 36 के 5 संख्याओं के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 5, ये आंसर, फोर्थ इज द राइट आंसर, फोर्थ इज द राइट आंसर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, सभी को पता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, सभी को पता है।
1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर। 5 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। तो 500 और 25 कितना हो गया? 525 सेंटीमीटर। 700 और 35 कितना हो गया? 735 सेंटीमीटर। 400 और 90 कितना हो गया? 490 सेंटीमीटर। तो ऐसी बड़ी से बड़ी लंबाई, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको विभाजित कर दे, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको विभाजित कर दे, ऐसी बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से जो इन सबको विभाजित कर दे? जल्दी से बताओ, ऐसी बड़ी संख्या कौन सी है जो इन सबको विभाजित कर दे? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इन सबको विभाजित कर दे। 525, 735, 490। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर दे। वेरी गुड। देखो 25 का भाग नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि 25 के भाजकता का नियम है लास्ट में 25, 50, 75 होना चाहिए। 45 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 45 में 9 है, 9 का भाग नहीं जा रहा है इसमें। 55 का भाग नहीं जाएगा, 55 में 11 है तो 11 का भाग नहीं जा रहा है इसमें। तो 35 ही आंसर बचा, 35 ही आंसर बचा, 35 ही आंसर बचा, 35 ही आंसर बचा, 35 ही। जल्दी से बताओ मेरे प्यारे साथियों, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपए है और विक्रय मूल्य 2375 रुपए है, तो हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य 2500, विक्रय मूल्य 2375, हानि प्रतिशत बताओ। पहले 25 से काट लो, पहले 25 से काट लो, पहले 25 से काट लो। कसम से बता रहा हूं, 25 से काट लिया ना, आपकी आधी से ज्यादा समस्या सॉल्व हो जाएगी। मेरी बात पे विश्वास करो, अगर आप 25 से काट के देखो, आधी से ज्यादा समस्या दूर ना हो जाए तो कहना। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। 25 से काटो, 25 से 100 बार कटा, 25 नम्मा 225, 12 बच गया, 25 पंजे 125। तो 100 की चीज 95 में खरीद रहे हो, सीधी सीधी बात दिख रहा है। देखो क्रय मूल्य 100 है, अब इसको मत काटना, क्रय मूल्य 100 है तो बस यहीं पे रुक जाओ। 5% का लॉस, 5% का लॉस, सीधा सीधा 5% का लॉस, सीधी सीधी बात। चलो, पी और क्यू अकेले अकेले किसी काम को 9 दिन में और 12 दिन में कर सकते हैं। पी किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, क्यू उसे 12 दिन में कर सकता है। वो क्यू से शुरू करते हैं, एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, क्यू से शुरू कर रहे हैं और एक एक दिन काम कर छोड़कर कर रहे हैं। अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है दोस्तों, ये अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट डेज है, अल्टरनेट डेज, एकांतर दिन। 50 सेकेंड। ध्यान रखना, क्यू शुरू कर रहा है, क्यू से काम शुरू कर रहे हैं, क्यू से काम शुरू कर रहे हैं। पी किसी काम को 9 दिन में, क्यू उसे 12 दिन में। पी किसी काम को 9 दिन में, क्यू उसे 12 दिन में कर सकता है। 9 और 12 का लघुत्तम है बाबू 36, 9 चौक 36, 12 तिया 36। अब देखो और बड़े ध्यान से सुनना, अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है। वे क्यू से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, क्यू से शुरू कर रहे हैं। तो पहले दिन क्यू काम करेगा, 3 काम करेगा, अगले दिन पी काम करेगा 4, फिर क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी, और कब तक चलेगा? जब तक काम पूरा ना हो जाए। तो लूप बनेगा एक,
तो 3 और 4 7 काम, 7 काम होने में 2 दिन लग गए। तो 7 काम के कितने पेयर बनेंगे कमेंट करके बताओ। 7 काम के कितने पेयर बनेंगे? 36 में 7 का भाग लगाओ। 7 काम, फिर 7 काम, फिर 7 काम, फिर 7 काम, फिर 7 काम, ऐसे 36 में 7 का भाग लगाओ। 7 पंजे 35, तो 7 काम के 5 पेयर बनेंगे। तो ऐसे 2 दिन के 5 पेयर, तो 7 पंजे 35। मैं बोल सकता हूं कि 35 काम बनने में 10 दिन लग गए हैं। 7 पंजे 35 काम बनने में 10 दिन लग गए हैं। 35 काम बनने में 10 दिन लग गए हैं। ठीक है, अब आपका एक ही काम बचा हुआ है। 36 काम है ना, एक ही काम बचा हुआ है। अगले दिन कौन आएगा? क्यू आएगा। क्यू पूरे दिन में 3 काम कर सकता है, उसे एक ही काम करना है, तो 1/3 डेज लेगा ना। पूरे दिन में 3 काम कर सकता है, करना उसे एक ही काम है, तो 10 दिन तो लगे, 1/3 दिन और लगे, तो 10 सही 1/3 दिन इज द राइट आंसर। 10 सही 1/3 दिन इज द राइट आंसर। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, पहचानो इसको कि दो संख्याओं का योग 450 है, उनका महत्तम समावर्त 43 है, तो उनका सही युग्म कौन सा है? सही युग्म बताओ, सही युग्म। ऐसी दो संख्याएं जिनका में से 43 आता हो, बेटा सबका जोड़ करोगे तो 430 आ रहा है। यदि दो संख्याओं का योग 430 है, उनका महत्तम समावर्त 43 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी वह सही संख्या का युग्म है? सही संख्या का युग्म है, सही संख्या का युग्म है। अरे बी वालो इसमें तो 86 कॉमन आ रहा है ना। बहुत से बी बता रहे हैं भाई 215 और 215 में से तो 215 कॉमन आ रहा है, तो इनका में से तो 215 होगा। इसमें से 86 कॉमन आ रहा है, 86 एकम 86, 86 चौका 344, इसमें 86 कॉमन आ रहा है। छियासी एकम 86, 86 चौका 344, इसमें से भी 86 कॉमन आ रहा है। 86 दूनी 172, 86 तिया 258, तो इनका में से 215 है, इनका में से 86 है, इनका में से 86 है, इनका ही 43 है। 43 तिया 129, 43 सत्ते 301, तो ये फोर्थ इज द राइट आंसर। तो फोर्थ ऑप्शन का ही में से 43 है। जो बी आंसर बोल रहे 86 में से था उसका। 40 सेकंड दे रहा हूं, अब के गलती कर दी ना कैमरे में से खींच लूंगा। अब के गलती मत करना, सीधी सी बात कह रहा हूं, किसी भी कीमत पर, नहीं तो कैमरे में से धराशायी कर दूंगा तुम्हें। यदि दो संख्याओं का योग 88 है, उनका महत्तम समावर्त 11 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही संख्या का युग्म है? यदि दो संख्याओं का योग 88 है, उनका महत्तम समावर्त 11 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वह सही संख्या का युग्म है? दो संख्याओं का योग 88 है, उनका महत्तम, देखो इसमें से 44 कॉमन, इसमें से 22 कॉमन, इसमें से 11 कॉमन, 11 दिए थे, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अब फोर्थ मत कर देना, अब के तो सी आएगा, अब के फोर्थ मत कर देना, सी आएगा। चलिए, 25% का मतलब होता है 1/4, 25% का मतलब होता है 1/4। जय हो। 25% का मतलब होता है 1/4। धुआं धुआं उठा देंगे एग्जाम में। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी का पेपर है, लेकिन एडवांस अच्छे से पढ़ना है, एडवांस भी ठीक ठाक आती है, थोड़ा सा पढ़ लोगे तो मजा आ जाएगा भाई। जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 रुपए का भुगतान किया है, अंकित मूल्य बताने का, अंकित मूल्य बताओ। 25% छूट पर खरीदा, 25% की छूट पर खरीदा, 4 रुपए पर 1 रुपए की छूट, 4 रुपए पर 1 रुपए की छूट,
₹4 पर ₹1 की छूट। तो भाई साहब अंकित मूल्य 4, तो ₹1 की छूट मतलब 3 में खरीदा होगा। ₹4 की चीज को 3 में खरीदा, दुकानदार ने बेचा, ग्राहक ने खरीदा। कितना भुगतान किया? 28,473। तो 3 का वैल्यू 28,473, 3 का वैल्यू 28,473। अंकित मूल्य निकालना है 4 का वैल्यू, 3 को नीचे 4 को इंटू में, 3 को नीचे 4 को इंटू में, 3 को नीचे 4 को इंटू में, 3 को नीचे 4 को इंटू में। ओ हो 3 नाम 27, 1 बच गया 14, 3 चौक 12, 2 बच गया, 3 नाम 27, 3 एकम 3। अब देखो 4 एकम 4, 4 नाम 36, जिसका भी इकाई अंक 64 है वही आंसर। थर्ड इज द राइट आंसर। इकाई अंक का प्रयोग करना सीख लो नालायको, एग्जाम में बहुत काम आता है, सच बता रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, पूरी क्लास, दो जनों का औसत है, यहां औसत की बात कर रहा हूं, औसत, औसत 30 है, ये वर्तमान है। 5 साल बाद औसत 30 है, तो आज ए और बी का औसत कितना होगा? औसत बताओ, औसत, औसत, औसत की बात कर रहा हूं, योग की बात नहीं कर रहा, औसत की बात कर रहा हूं। 5 साल बाद ए और बी का औसत 30 है, तो आज औसत कितना होगा? 5 साल बाद औसत 30 है, तो आज औसत कितना होगा? 5 साल बाद औसत 30 है, तो आज औसत कितना होगा? पूरी क्लास बताओ। अबे 5 घटाना इसमें 25, पीछे जाएंगे तो घटेगा ना। अरे मैया, मतलब जोड़ रहे हैं ए और बी, मतलब 5 साल बाद औसत 30 है, तो यहां 35 बता रहे हैं। अरे मैया, तो यहां तो फिर यहां तो वो है ना, यहां वो 35 बता रहे हैं, तो यहां 25 का हो जाएगा 5 साल बाद है। 5 साल बाद 20 का हो जाएगा, फिर 5 साल बाद 15 का हो जाएगा, फिर 5 साल बाद 10 का हो जाएगा, फिर 5 साल बाद 5 का हो जाएगा, फिर अगले 5 साल बाद हमारी गोद में खेल रहा होगा, अल्लल्लल्लल्लल्ल, है ना। और एक दिन ऐसा है 5 साल बाद है घट रहा है, मतलब 5 साल पहले जोड़ रहे हो, 5 साल बाद घटा रहे हो, फिर एक दिन ऐसे होंगे ए और बी जहां से आए वहीं गायब, जहां से आए वहीं गायब। कहां से आए कहां गायब? अरे भगवान के घर से आए हैं तो भगवान के घर, तुम क्या समझ रहे थे? औसत की बात चल रही है। 5 साल बाद मतलब आज से 5 साल बाद औसत 30 है, तो आज 25 होगा। औसत में 5 ही घटाना, योग होता तो 10 घटता, 5 और 5 10, औसत में केवल 5 घटाना। अब जल्दी से बताओ, औसत 33 है, 5 साल बाद, 5 साल पहले, मतलब यहां औसत कितना होगा? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, ए और बी का औसत यहां कितना होगा? यहां 5 साल बाद 33 है, तो यहां 28 होगा ना। औसत में 5 ही घटाना। अब एक और चीज पूछ लेता हूं बस, ए प्लस बी बराबर 30, ए माइनस बी बराबर 10, तो ए और बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? जोड़कर 2 का भाग लगाओ, दोस्तों घटाकर 2 का भाग लगाओ, जोड़कर 2 का भाग, घटाकर 2 का भाग, 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 जोड़कर 2 का भाग, घटाकर 2 का भाग। 10, 30 और 10 40 में 2 का भाग लगाओ 20, 30 में 10 गया, 20 में 2 का भाग लगाओ 10। चलो एक और बताओ, क्वेश्चन अभी दिखा रहा हूं तुम्हें। ए प्लस बी बराबर 28 है, ए माइनस बी बराबर है बाबू 4, तो ए और बी का वैल्यू बताओ। ए का और बी का वैल्यू बताओ, ए का और बी का। सभी बताना भैया प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। 28 और 4 में 2 का भाग लगाओ, 28 माइनस 4/2, 28 और 4 32 में 2 का भाग लगाओ 16, 28 माइनस 4 में
12, ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 12। ठीक है, क्वेश्चन देखना, खूबसूरत देखना, क्वेश्चन की खूबसूरती देखना। श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की। छोटी का मतलब अंतर, तो दोनों की आयु का अंतर 4 वर्ष है। वो और उसकी पत्नी, वो और उसकी वाइफ, दोनों का अंतर 4। ठीक है, ओके। 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33। 5 वर्ष बाद उनकी आयु 33, औसत आयु 33। 33 में से 5 घटाओ, उनकी औसत आयु 28। 33 में से 5 घटाओ 28, तो यहां टोटल कितना होगा? 56। 28 दूनी 56। औसत 28 है, इस जगह औसत 28 है, औसत 28 है, औसत 28 है, टोटल 56 हो जाएगा। अब भैया उसकी वाइफ की, लड़की की उम्र बतानी है, घटाकर 2 का भाग लगा दो, फिनिश। फिनिश। कौन कौन चाहता है कि इसको दोबारा बताऊं? 56 में से 4 गया 52, 52 में 2 का भाग लगाओ 26। ओ हो। देखो बड़े ध्यान से सुनना। श्रीनिवास ने अपनी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की। तो जो श्रीनिवास है और उसकी वाइफ है, उनकी आयु का अंतर 4 है। अपनी छोटे से 4 वर्ष छोटा, छोटा का मतलब अंतर, तो उसकी और उसके वाइफ की आयु का अंतर 4 वर्ष। 5 वर्ष बाद उसकी आयु 33 वर्ष होगी। 5 वर्ष बाद उसकी औसत आयु, औसत दे रखा है, औसत, उन दोनों का औसत 33। औसत 33, 33 में से 5 घटाओ, यहां औसत 28। औसत 28 है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, औसत 28 है तो टोटल कितना होगा? औसत 28 है तो टोटल कितना होगा? औसत 28 है तो टोटल कितना होगा? 56। उन दोनों का टोटल हो जाएगा 56। और उसकी वाइफ की उम्र बतानी है, 56 माइनस 4/2, 52 में 2 का भाग लगा दो 26। एक और दे के दे रहा हूं, करके बताओ। और हाथ जोड़ के निवेदन है, गलत मत करना। श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की। 4 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 30 वर्ष होगी। 31। श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की, तो उनकी आयु का अंतर 4 है। अब ये कहना है 4 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 31 हो जाएगी। 4 वर्ष बाद उनकी आयु 31, औसत आयु 31। 31 में से 4 घटाओ, औसत आयु 27। तो औसत आयु 27 है, तो दोनों का टोटल हो जाएगा 27 दूनी 54। तो उन लड़की की आयु निकालनी है, 54 में से 4 गया 50, 50 में 2 का भाग लगा दो 25, तो लड़की की आयु आ जाएगी 25 वर्ष। अरे बाप रे बाप, मजा आ गया भाई। अरे आनंद आ गया क्या? नहीं आया? 40 सेकंड दे रहा हूं इस क्वेश्चन को फोड़ने के लिए। दोनों मिश्र धातुओं को हम समान मात्रा में मिला रहे हैं। दोनों मिश्र धातुओं को हम समान मात्रा में मिला रहे हैं। एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातुएं हैं। इन धातुओं को क्रम से 5:2 और 4:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि इन दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाया जाता है, समान मात्राओं को पिघलाया जा रहा है, दोनों की समान मात्राओं को पिघलाया जा रहा है, तो तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं। जेड में सोने और तांबे का, सोने का और प्लेटिनम का अनुपात। एक्स और वाई में 2 चीजें, सोना और तांबा। एक्स और वाई में 2 चीजें, सोना और तांबा। सोने का अनुपात है 5 और 2, और वाई में सोने और तांबे का अनुपात है 4 और 3। इनको मिला दिया, तीसरी मिश्र धातु बनी जेड। तो जेड में सोने और तांबे का अनुपात। ये क्वेश्चन ना हुआ ना, फिर देख लेना, 5 और 4 9, 2 और 3 5। तो तीसरी मिश्र धातु में अनुपात बनेगा 9 और 5। भाई इन दोनों को मिला दिया तीसरी में, तीसरी में 9 और 5 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कुछ था इसमें? जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन को बताना पूरी क्लास।
एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की दो मिश्र धातुएं हैं जो इन धातुओं को क्रम से 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई है। यदि इन मिश्र धातुओं की समान मात्रा को हम तीसरी मिश्र धातु जेड में मिलाते हैं तो दो मिश्र धातुएं एक्स और 2, उसमें सोने और प्लेटिनम का अनुपात दे रखा है 5:2 और 5:7। तो आपने लिखा होगा जेड में 10:9, 10:9 लिखा होगा ना। 10:9 वालों सबका गलत है बेटा, सबका गलत। मन में लड्डू फूटा ना कि 5 और 5 10 और 2 और 7 9। अब यहां पे कह रहा है कि इन मिश्र धातुओं की समान मात्रा को मिलाया जाता है। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखते हैं, इन दोनों मिश्र धातु, पहले वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या इन दोनों की समान मात्रा है? 5 और 2 7, 4 और 3 7। यस, पहले वाले क्वेश्चन में तो दोनों की समान मात्रा थी, इसलिए हमने मिला दिया। तो पहले वाले क्वेश्चन में तो दोनों की समान मात्रा थी बरखुदार, इसलिए मिला दिया। लेकिन चिल्लर पार्टी, इस वाले क्वेश्चन में तो दोनों की समान मात्रा है कि नहीं है, चेक कर लो। 5 और 2 7, 5 और 7 12। भाई समान मात्रा नहीं है, तो समान मात्रा नहीं है तो कैसे मिला रहे हो बरखुदार? समान मात्रा नहीं है तो कैसे मिला रहे हो? तो दोनों को समान करना पड़ेगा। 12 का ऊपर गुणा, 7 का नीचे गुणा। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 7 पंजे 35, 7 7 49। देखो 84 84 समान हो गया ना। 60 और 35 95, 49 और 24 73। 95 और 73 आंसर आएगा। समान मात्रा पिघलाकर ही बनाओगे। चलो अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना। पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड जेड एक्स। ये फॉर्मूला होता है। चलिए इस फॉर्मूले का उपयोग करो और 40 सेकंड में फोड़ो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड जेड एक्स। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड जेड एक्स। ये फॉर्मूला होता है। समय समाप्त। चलो वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं करना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 11, ये वैल्यू देखिए 11, 11 का स्क्वायर 121। ये वैल्यू हमें निकालनी है। ये तो निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको पूरा ए मान लो। इस पूरे को क्यों लिखूं मैं, ऐसे क्यों लिखूं? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्यों लिखूं? लिखने में समय बर्बाद होगा ना, तो इसको ए मान लो। ये पूरी ए की वैल्यू निकालनी है। 2, इसका वैल्यू दे रखा है 42। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का वैल्यू दे रखा है 42। 42 का दुगना करेंगे 84। 42 का दुगना 84। तो 121 में से 84 को घटाओ 37। 121 में से 84 को घटाओ, इसका वैल्यू आ गया 37, 37। मैं चाहता हूं कि एग्जाम में विदाउट फॉर्मूला लिखो। आप ऐसे मत करना कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसका स्क्वायर करो, इसका दुगना करो और घटा दो। बस मैं कहता हूं ये 3 लाइन लिखना आप एग्जाम में, 1 2 और 3। वो क्यों लिखो, वो तो दिमाग में सेट है ना। देखो इसका स्क्वायर कर रहे हैं, 42 का दुगना कर रहे हैं, 11 का स्क्वायर कर रहे हैं 121, 42 का दुगना कर रहे हैं, 11 का स्क्वायर कर रहे हैं 121, 42 का दुगना कर रहे हैं और 121 में से 84 को घटा रहे हैं। और यही गेम ओरली होना चाहिए ना। क्या करो, इसका स्क्वायर करो 121, 42 का दुगना 84 और घटा दो। केवल ये 3 लाइन नहीं लिख सकते एग्जाम में,
अब ये 3 लाइन लिख के क्वेश्चन लिख के बताओ ना, 3 लाइन लिख के। चलो जल्दी से बताओ, 3 लाइन लिख के आंसर बताओ। इसका वैल्यू 10 का स्क्वायर, इसका दुगना करो, 41 का दुगना 82 और घटा दो 18 इज द राइट आंसर। 18 इज द राइट आंसर, 18 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। चलो अच्छा ये बताओ, ये एक वर्गाकार है, वर्गाकार है, ये पूरा परिमाप 24 है, ये चारों भुजाएं 24 है, तो एक भुजा कितनी होगी? ये पूरा चारों 24 है, तो एक भुजा कितनी होगी? चारों भुजाओं का योग 24 है, परिमाप 24 है, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग 24 है, तो 4 का भाग लगा दो, तो एक भुजा 6 हो जाएगी, 6 और 6 12, 6 3 18, 6 4 24, एक भुजा 6 हो जाएगी। चलिए ध्यान से समझना, यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप, एक फलक मतलब एक भुजा, इसका परिमाप 24 है, एक फलक मतलब एक दीवार, एक फलक का मतलब एक दीवार, इसका परिमाप देखो लाल पेन से कर देता हूं, ये परिमाप 24 है, ये पूरा 24 है, तो एक 24 में 4 का भाग लगा दो, तो उस घन की भुजा हो जाएगी 6, घन की भुजा हो जाएगी 6। उस घन का आयतन बताना है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, भुजा आ गई 6, घन का आयतन निकाल लो, 6 का क्यूब हो गया 216। चलिए यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल बराबर हैं, रूट इक्वल हैं, मूल बराबर हैं, अगर मूल बराबर होते हैं या रूट इक्वल होते हैं तो बी स्क्वायर बराबर होता है 4ac, तो बी स्क्वायर बराबर होगा 4ac। ये कब? जब मूल इक्वल होंगे, द्विघात समीकरण में पढ़ाते हैं इसको। बी स्क्वायर बराबर होगा 4ac, बी स्क्वायर। अब बी का वैल्यू कौन सा है? देखो इसके इसके आगे वाला होता है ए, इसके एक्स के संग होता है बी, और ये होता है लास्ट में सी। एक्स के संग जो वैल्यू है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया 4, ए की वैल्यू तो ए है और सी की वैल्यू कितनी है बाबू? बी, तो 1 बराबर 4ab, 4 को नीचे ले जाओ तो ए बी बराबर कितना बनेगा? 1/4 बनेगा, तो ए बी बराबर बनेगा 1/4। ये किस किस के भेजे में नहीं घुसा, तो बी स्क्वायर बराबर 4a गलत है, जिसने भी बी स्क्वायर बराबर 4a दिया है बिल्कुल गलत है, डी। बस देखो ध्यान से समझना, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी के मूल बराबर है। 3 चीजें होती है, मूल बराबर हो, मूल रियल हो, वास्तविक हो, या मूल इमेजनरी हो। मूल बराबर हो तब क्या करोगे? बी स्क्वायर बराबर 4ac। अगर मूल वास्तविक हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, और मूल अगर काल्पनिक हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ये 3 चीजें होती हैं, तो मूल बराबर दे रखे, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac। अब बी ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, तो ए कौन होता है? इसके साथ वाला ए होता है, इसके साथ वाला ए, तो ए की वैल्यू तो ए है, इसके साथ वाला होता है बी, और ये होता है सी। एक्स स्क्वायर के संग जो कॉफिशिएंट लगता है वो होता है ए, एक्स के संग जो कॉफिशिएंट लगता है वो होता है बी, और जो बचता है उसको बोलते हैं सी। ठीक है, अब यहां ए भी बी यहां घुमाने के लिए दे दिया, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac। बी की वैल्यू कितनी है? एक्स के संग जो कॉफिशिएंट है, एक्स के संग क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1। ए की वैल्यू क्या है? ये रही ए की वैल्यू। सी की वैल्यू क्या है? ये रही सी की वैल्यू।
तो 4 को नीचे ले जाओ तो ए बी बराबर बनेगा 1/4। ए बी बराबर बनेगा 1/4। ए बी बराबर बनेगा 1/4। इनमें से द्विघात समीकरण कौन सा है? जिसमें स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, वो बनेगा द्विघात समीकरण। 20 सेकंड में बना सकते हो। इसमें पूछा है कि द्विघात समीकरण कौन सा है? द्विघात समीकरण कौन सा है? ये तो लीनियर इक्वेशन है, ये रहा द्विघात समीकरण, ये रहा। ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन, ये रहा, ये रहा। अब जल्दबाजी में सेकंड ऑप्शन मत कर देना। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, आपका कौन सा आ रहा है? बी। अब जनरली क्या करेंगे, गोले में बी भर देंगे। अबे ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ये है। बी किस पोजीशन पे है? 4th पोजीशन पे। तो डी इज द राइट आंसर। 4th इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्या है? 1 2 3 4, ये ऑप्शन है आपका। इनमें से कौन सा है? बी है ना। तो वो गोले में बी मत कर देना। बी कौन से पे रखा हुआ है? 4th पे। 4th इज द राइट आंसर। बहुत तगड़ा घुमाया है इस क्वेश्चन में। 4th इज द राइट आंसर। साइन थीटा को कॉट थीटा की रूप में, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? वैसे मैं आपको बता दूं कि साइन स्क्वायर थीटा होता है 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा की फॉर्म में। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा? स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लगा दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ये इज द राइट आंसर। साइन थीटा का फॉर्मूला याद कर लेना, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो। त्रिभुज एबीसी में ए 40 डिग्री है। ये त्रिभुज ए, ध्यान से देखना, ए बी सी, ए 40 डिग्री है, बी 70 डिग्री है, सी सी चलो ठीक है। बहिष्कोण ए का माप बताओ। ए का बहिष्कोण ये होगा, देखो ए का अंत्य कोण ये है, बहिष्कोण ये है। ए का अंत्य कोण ये रहा, बहिष्कोण ये रहा। ए का अंत्य कोण ये रहा, बहिष्कोण ये रहा। बेटा अंत्य कोण ये रहा, बहिष्कोण ये रहा। बाह्य एक्सटर्नल ए का देखो अंत्य कोण, ए अंदर की तरफ तो ये है ना, अंदर की तरफ, तो ए बाहर की तरफ ये रहा, तो पूरा 180 होता है। 180 में से 40 को घटाओगे तो 140 डिग्री आ जाएगा बाह्य कोण। तो ए का बाह्य कोण, अगर ऐसी मैं पूछूं बी का बाह्य कोण कितना होगा, जल्दी से बताओ। बी का बाह्य कोण कितना होगा? पूरी क्लास जल्दी से जवाब दो। बी का बाह्य कोण कितना होगा? पूरी क्लास। अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि बी का बाह्य कोण कितना होगा, जल्दी से जवाब दो। तो 100, ये पूरा 180 होता है, 180 में से 70 को घटाओगे 110, तो बी का बाह्य कोण होगा 110। सीधी सी बात है। चलिए, अरे बाबा, तो मैं लिख देता हूं, ए बी सी डी। अभी रुक जाओ, ये x+3 है, ओ बी, y+2 ओ डी, 3y डी सी ओ बी, 2x+y। अब देखो, ये दे रखा है आपका एक समांतर चतुर्भुज। ध्यान देना, समांतर चतुर्भुज दे रखा है ना। समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण है, एसी और बीडी। समांतर चतुर्भुज में एक बात याद रखना, दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर पे काटते हैं, बिल्कुल बराबर लंबाई होगी। ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर। तो जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे तो उनकी लेंथ बराबर बराबर कट जाएगी। तो मतलब ये लेंथ इस लेंथ के बराबर, तो 3y बराबर y+2, तो 3y बराबर y+2, 3y बराबर y+2, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। तो सबसे पहले y की वैल्यू बताओ, पूरी क्लास y की वैल्यू बताओ।
3y बराबर y+2 हो जाएगा ना, 3y बराबर y+2, तो 3y में से y गया तो 2y बराबर 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्या y की वैल्यू पूछा है? नहीं, x का मान पूछा है। तो ये इसके बराबर होगा, ये लेंथ इसके बराबर होगी, तो ये लेंथ इसके बराबर होगी, ये लेंथ इसके बराबर होगी, ये लेंथ इसके बराबर होगी, तो x+3 बराबर 2x+y, तो x+3 बराबर 2x+y, और y की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो 1, y की वैल्यू यहां पे 1 पुट कर देंगे हम। 2x में से x गया तो x, और 3 में से 1 गया तो 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, और उसमें x की वैल्यू पूछा है, x की वैल्यू 2, y की पूछता तो 1 आती, x की पूछा है तो 2 आएगी, y की पूछा है तो 1 आएगी, x की पूछा है तो 2 आएगी, y की पूछा है, x की आएगा तो 1, y का वैल्यू 2। सिंपल सा सवाल था। यदि 500 कैलकुलेटरों का निर्माण किया जाता है और उन पर प्रत्यक्ष श्रम लागत, प्रत्यक्ष श्रम मतलब डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष लेबर का मतलब श्रम, श्रम कॉस्ट, प्रत्यक्ष श्रम लागत मतलब डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1 लाख दे रखी है। 500 कैलकुलेटर का निर्माण किया जाता है। सुनो, नामांकित पाई चार्ट एक वैज्ञानिक कैलकुलेटर के निर्माण में किए गए व्यय के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। ये कैलकुलेटर बनाया गया है, वैज्ञानिक कैलकुलेटर, जिसमें डायरेक्ट श्रम लगा है 24%, डायरेक्ट मटेरियल लगा है 30%, एडवर्टाइजमेंट 10%, मैन्युफैक्चरिंग 28% और ट्रांसपोर्टेशन 8%। तो 500 कैलकुलेटर बनाए गए हैं जिसमें से प्रत्यक्ष श्रम की लागत आ रही है 1 लाख। तो एक कैलकुलेटर की लागत बताओ, 500 कैलकुलेटर का खर्चा आ रहा है इसमें 1 लाख रुपए, तो एक कैलकुलेटर का खर्चा बताओ पहले तो, इसमें एक कैलकुलेटर का खर्चा कितना आएगा? 500 कैलकुलेटर का खर्चा 1 लाख है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 500 कैलकुलेटर का खर्चा 1 लाख है, पूरी क्लास बताना कि 500 कैलकुलेटर का खर्चा 1 लाख है, 500 कैलकुलेटर का खर्चा 1 लाख है, 500 कैलकुलेटर का खर्चा 1 लाख है, तो एक कैलकुलेटर का खर्चा बताओ। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 दूनी 10, एक कैलकुलेटर 200 रुपए का पड़ेगा, तो 24% की 200 वैल्यू, एक कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं। टोटल कितना है? 100%, तो 100% का वैल्यू कितना होगा जल्दी से बताओ। तो 24% की वैल्यू 200 है, तो टोटल तो 100% है ना, टोटल कॉस्ट 100% है, टोटल तो 100% होता है। एक कैलकुलेटर में इस पर 200 रुपए का खर्चा आ रहा है, पूरा खर्चा कितना आएगा? तो 24% की वैल्यू 200, पूरी बात ध्यान से सुनना। तो मैं कैसे लिखूंगा कि 24% की वैल्यू 200, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 24 को नीचे लेके जाओ, 100 को इंटू में लेके जाओ, ये पूरी कॉस्ट होगी एक कैलकुलेटर की। एक कैलकुलेटर की कॉस्ट है, एक कैलकुलेटर की कॉस्ट है, ये पूरी कॉस्ट है एक कैलकुलेटर की, एक कैलकुलेटर की कॉस्ट है। एक कैलकुलेटर बनाने में इतना खर्चा आ रहा है, टोटल इतना खर्चा आ रहा है एक कैलकुलेटर बनाने में। उस कैलकुलेटर को 44% के लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? इसका 144% निकाल लो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 24 छिक्की 144, 1200 रुपए। अब मैं दिमाग लगाऊं, अब मैं दिमाग से गेम बताता हूं, दिमाग से कैसे खेलेंगे इस क्वेश्चन को। 500 कैलकुलेटर में प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष श्रम का मतलब डायरेक्ट मेटेरियल, प्रत्यक्ष श्रम का मतलब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 500 कैलकुलेटर को बनाने में 1 लाख का खर्चा हुआ। अब आप सब बताना कि 500 कैलकुलेटर को बनाने में 1 लाख का खर्चा हुआ, तो एक कैलकुलेटर को बनाने में कितना खर्चा होगा ये बताओ। एक कैलकुलेटर बनाने में कितना खर्चा होगा? 200 रुपया, तो ये वैल्यू 200 रुपया।
तो 24% की वैल्यू 200 रुपया। अब सब कुछ भूल जाओ, 24% की वैल्यू 200 रुपया। अब मुझे एक बात बताओ कि उस कैलकुलेटर को मुझे 44% लाभ पर बेचना है, विक्रय मूल्य कितना परसेंट होना चाहिए? उस कैलकुलेटर को मुझे 44% लाभ पर बेचना है, विक्रय मूल्य कितना परसेंट होना चाहिए? उस कैलकुलेटर को मुझे 44% परसेंटेज में बताओ। उस कैलकुलेटर को, भाई हमें 24% का वैल्यू मिल गया 200 रुपया, एक कैलकुलेटर की बात कर रहा हूं, वो एक कैलकुलेटर करवा रहा है, एक कैलकुलेटर में 24% की वैल्यू 200 मिल गई। अब आप दिमाग लगाओ कि अगर मुझे उस कैलकुलेटर को 44% लाभ पर बेचना है, विक्रय मूल्य कितना होगा परसेंटेज में? 144%। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 24 छक्की 144, 6 गुना, इसका 6 गुना कर दो 1200। फुर्र, चिड़िया उड़ी फुर्र, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एग्जाम में। चलो, 2015 से 2016 तक कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 2015 में है 12.6, 2016 में है 18.9। इसको मैं काटूंगा 63 से, 63 से 2 बार कटा, 63 से 3 बार कटा, 2 से वैल्यू हो गई 3, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई जल्दी से बताओ? 2 से वैल्यू हो गई 3, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हो गई 2 पर, 1 की वृद्धि हो गई 2 पर गुणा 100, तो मैं बोल सकता हूं कि 50% का वृद्धि हो गया, 50% का वृद्धि हो गया, 50% का वृद्धि हो गया, 50% का वृद्धि हो गया। बेटा 73 दिन का मतलब होता है 1/5 वर्ष। अगर बाबू दर है 10%, समय है 73 दिन, 73 दिन का मतलब होता है 1/5, तो साधारण ब्याज कितना बनेगा जल्दी से बताओ? साधारण ब्याज कितना बनेगा? पूरी क्लास जल्दी से बताओ। 73 दिन का मतलब होता है 1/5 वर्ष, 1/5। 73 में 365 का भाग दे दो, 1/5 आएगा। दर है 10%, 73 का मतलब है 1/5, कितनी आ जाएगी साधारण ब्याज? 2%। अगर दर है 15%, समय है 73 दिन, तो साधारण ब्याज कितना होगा? 73 का मतलब होता है 1/5, साधारण ब्याज होगा 3%। अब बताओ, दर है 8.75%, समय है 73 दिन, साधारण ब्याज कितना होगा? इसका मतलब 1/5 होता है, साधारण ब्याज कितना होगा कमेंट करके बताओ। एट पॉइंट 75, 1/5, 5 एकम 5, 3 बच गया, 37, 5 सत्ते 35, 2 पचम 25, 1.75%। ध्यान देना, 2000 की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज। 7 फरवरी से 20 अप्रैल तक 73 दिन होते हैं, गिन लो। 7 फरवरी से 20 अप्रैल तक 73 दिन होते हैं। 7 फरवरी, मार्च, अप्रैल, 7 फरवरी से 20 अप्रैल तक 73 दिन होते हैं। दर कितनी है? 8.25%। समय है 73 दिन, मतलब 1/5, 5 एकम 5, 3 बच गया 32, 5 6 30, 2 पचम 25, 1.65% की दर लगेगी। तो इसका 1.65% निकाल लो, 2000 का 1.65% निकाल लो। यही तो साधारण ब्याज पूछा है, परसेंट से 2 जीरो खत्म, पॉइंट के बाद 2 नंबर नीचे 2 जीरो, 20 पंजे 100, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 33, 33 इज द राइट आंसर, 33 इज द राइट आंसर। मजा आ गया कि नहीं आ गया? दिल से बताना। आज के पेपर में घमासान हुआ तो मजा आ गया होगा आज के पेपर में।
ठीक है, कैसा लगा आज का पेपर? 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, पिछली बार भी दिए थे, कल कराऊंगा इनके सॉल्यूशन, थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, नहीं आज ही करा देता। होमवर्क सॉल्यूशन जानना चाहते हो तो कल रात को 10 बजे वाली क्लास में दोनों के सॉल्यूशन कराऊंगा। 1 होमवर्क 2 होमवर्क, पूरी जान लगा देना इसको सॉल्व करने में। 1 होमवर्क 2 होमवर्क, 2 होमवर्क दे रहा हूं और 3 होमवर्क, 3 होमवर्क दे रहा हूं आपको। सेशन कैसा लगा? रोज 10 बजे क्लास चलती है। आरआरबी ग्रुप डी में इस बार फतेह हासिल कर लेंगे। जिन्होंने आरआरबी ग्रुप डी का बैच नहीं लिया है, मैं बता दे रहा हूं 2 बैच हैं। एक तो 849 रुपए में, जिसमें साइंस के कंप्लीट बैच मिलेगा, प्लस साइंस की 3 बुक मिलेंगी आपको घर बैठे बैठे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, प्लस कंप्लीट नोट्स। आपको कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे आपको, मैथ के, रीजनिंग के, जीके, जीएस के कंप्लीट नोट्स, जो भी सब्जेक्ट आपका आएगा वो नोट्स आपको मिलेंगे आरआरबी ग्रुप डी के इस बैच में 849 रुपए में। साइंस के नोट्स और कंप्लीट नोट्स आपके घर पहुंचाए जाएंगे, इतनी बड़ी बुकलेट आपके घर पहुंचाई जाएगी। और प्लस में 1 फरवरी को आपको ऑनलाइन बैच दिया जा रहा है, जिसकी बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे इस आरआरबी ग्रुप डी के बैच में। 23 जनवरी मतलब 2-3 दिन बाद आपके 58,000 वैकेंसी आ रही है, ध्यान रख लेना। और बेटा एक बैच है 549 रुपए का, उसमें साइंस नोट्स हैं, उसमें कंप्लीट नोट्स प्लस साइंस नोट्स, इसमें केवल साइंस नोट्स। 3 बुक आपके घर पहुंचाई जा रही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। और 1 फरवरी को ही बैच स्टार्ट होगा, मस्त मजा आ जाएगा। फाउंडेशन बैच है, 3 महीने में बैच खत्म कर देंगे। आज ही एनरोल कर लेना और अपनी बुक जल्दी मंगाओ, ताकि 1 फरवरी को ये बैच स्टार्ट हो ना, तो जब 1 फरवरी को आप 31 जनवरी को लोगे बैच, तो फिर बुक आने में 6-7 दिन 8 दिन लग जाएंगे। तो अभी से तैयार कर लो ना, ये अभी से मंगा लो, ये बैच अभी से ले लो, तो बुक आपकी 1 फरवरी तक आ जाएगी। तो बुक के संग पढ़ना, तो बैच को बुक के संग पढ़ना तो मजा आएगा। साइंस नोट्स प्लस कंप्लीट नोट्स, सजेशन देंगे 849 रुपए वाला लेना, कंप्लीट नोट्स वाला। फिर आपको बाहर से कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, ये सजेशन है, ये वाला ले लेना, बाहर से बुक लेने की जरूरत नहीं है आपको, ये वाला बैच ले लेना। चलिए आज का सेशन करते हैं समाप्त। थैंक यू, टाटा बाय बाय। कल मिलते हैं एक और शानदार सेशन के साथ। थैंक यू।